स्वागत दोस्तों, आगे चलो सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी के द्वारा बिहार बंद और चक्का जाम किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन अचानक से 25 करोड़ कर्मचारियों ने दे दिया राहुल गांधी का साथ। बताएंगे पूरे देश भर के अंदर आज भारत बंद का किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को लोगों ने घेर कर किया जोरदार प्रोटेस्ट। और इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी की हाई प्रोफाइल सभा के अंदर किसने बोल दिया कि जो हिजड़े थे वो गए संघ में, और इसके बाद पूरी तरीके से पगला गई भारतीय जनता पार्टी दोस्तों। इसी के साथ में एक और बड़ी लूट का कांग्रेस पार्टी ने किया है खुलासा दोस्तों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में दो जातियों के लोग एक दूसरे के आमने सामने, बताएंगे कैसे बीजेपी के ही पार्टी के अंदर नेताओं ने जातिवाद करना शुरू कर दिया है, थाने पहुंच गए हैं एक दूसरे की गिरफ्तारी करवाने के लिए। करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी आज भारत बंद का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप भारत बंद का समर्थन करते हैं तो लिखकर जरूर बताएगा कि वी सपोर्ट भारत बंद और नहीं चाहिए वह कानून और काला कानून, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर देश भर के अंदर आज बुधवार को 9 तारीख को राहुल गांधी की ओर से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार में थोपे गए एसआईआर का विरोध करते हुए चक्का जाम का ऐलान किया गया था दोस्तों। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूरे बिहार के अंदर चक्का जाम के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जैसे ही ये जानकारी दी गई दोस्तों, उसके कुछ दिनों के बाद खबर सामने आती है कि आज 9 जुलाई को मोदी सरकार के खिलाफ केवल राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की पार्टियां बिहार में ही चक्का जाम नहीं करेगी, बल्कि पूरे देश भर के अंदर बंद का ऐलान कर दिया दोस्तों। अचानक से खबर सामने आती है कि आज 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी पूरे देश भर के अंदर सड़क पर उतरने जा रहे हैं दोस्तों। 9 तारीख यानी आज महागठबंधन की सरकार के चक्का जाम को समर्थन करते हुए पूरे देश भर के अंदर भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि सुबह से ही इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि चक्का जाम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर है दोस्तों। लेकिन देश भर के अंदर जो भारत बंद का ऐलान है, उसमें इस ऐलान को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष की कई सारे संगठन मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। INTUC से लेकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से लेकर CITU और HMS और अदर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से लगभग 10 संगठनों ने किसानों और मजदूरों को एकजुट करके पूरे भारत बंद को सपोर्ट करके व्यापक तौर पर इसका असर दिखाया है दोस्तों। आपको बता दें कि इस बंद में पूरे किसान संगठन भी शामिल हो रहे हैं दोस्तों। टोटल 17 मांगों को लेकर बीजेपी सरकार के सामने एक पत्र दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को 17 सूत्रीय मांग देकर यूनियनों ने आरोप लगाया है कि सरकार को मजदूरों की कोई चिंता नहीं है, बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है। एक दशक से अधिक समय से वार्षिक श्रम सम्मेलन आयोजित करने में सरकार विफल रही है। यह भी आरोप लगाया है कि काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं और श्रमिकों के अधिकार को कम किया जा रहा है। और ये जो 17 मांगे की गई है दोस्तों, उसमें ज्यादातर निजीकरण के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं संगठन, और लेबर लॉ में भी बदलाव की मांग कर रहे हैं दोस्तों। यानी जो श्रमिकों के लिए नियम बना है, लॉ बना है, वो ज्यादातर ऐसे बनाया गया है जिससे श्रमिकों को, लेबर को नुकसान होता है और जो मालिक होते हैं उसको फायदा होता है। खासकर जो बड़े बड़े धन्ना सेठ होते हैं उनके फायदे के लिए लेबर कानून बनाया गया है, उसमें भी बदलाव की मांग की गई है। और बेरोजगारी का स्तर भी काफी ज्यादा है देश भर के अंदर दोस्तों। ऐसे में बैंकिंग सुविधाओं पर भी आज जबरदस्त असर देखने को मिल सकता है दोस्तों। स्कूल कॉलेज कई जगह बंद नजर आने वाले हैं और गवर्नमेंट के ऑफिस में भी कई जगह बंद देखने को मिल सकता है दोस्तों। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से लेकर स्टॉक मार्केट और अदर तरीके के सेक्टर पर इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। जो अपडेट है उसके अनुसार 25 करोड़ श्रमिक इस पूरे बंद के साथ में खड़े हैं दोस्तों। यानी राहुल गांधी के बिहार में मैदान में उतरते ही देश भर के अंदर भारत बंद हो गया दोस्तों। और 25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने समर्थन कर दिया। तो आप लोग समझिए किस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश भर के अंदर एक माहौल बनता जा रहा है दोस्तों। भाजपा सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा एकजुट होता जा रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि उनको केवल एक नेतृत्व चाहिए, क्योंकि सबके सब बीजेपी सरकार से किसी न किसी मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से नाराज है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के स्पष्ट संकेत देता है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही थी दोस्तों। प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और कई बड़े नेता मौजूद थे, वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सारे दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के मौजूद थे दोस्तों। तब मंच पर कांग्रेस पार्टी के ग्वालियर ग्रामीण के एक विधायक साहब सिंह गुर्जर मंच पर खड़े होते हैं दोस्तों और भाषण देना शुरू करते हैं। भाषण देते देते उन्होंने RSS के खिलाफ एक नारा लगवा दिया दोस्तों। उन्होंने नारा लगवाया कि जो मर्द थे वे जंग में गए, जो हिजड़े थे वो संग में गए। फिर उन्होंने कहा कि समझ गए ना मैंने इशारा किस तरफ किया है। कार्यक्रम में सभी लोग इस बात को सुनकर काफी उत्साहित हो गए दोस्तों। कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को यह कार्यक्रम करने से रोकने के लिए तमाम तरीके के इंतजाम किए गए थे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिघार के काफिले को रोकने की कई जगह प्रयास किए गए। पूर्व CM दिग्विजय सिंह को रोकने के कई जगह प्रयास किए गए। 8 जिलों के अंदर पुलिस बुलाई गई थी। PCC यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता जीतू पटवारी को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए गए दोस्तों। ऐसे में अभी ये जो नारा लगवा दिया है कांग्रेस पार्टी के विधायक ने, तो इसे लेकर भाजपा वाले पगला गए हैं दोस्तों। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता को बयान देते हुए कांग्रेस के विधायक साहब सिंह गुर्जर ने कह दिया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आप लोगों ने FIR दर्ज
पर आया तो हम ये नारे लगवाएंगे। और एक बार फिर से ये नारा लगाकर कहीं ना कहीं बीजेपी को फिर से चिढ़ाने की कोशिश की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह को भी पुलिस ने रोकने का प्रयास किया और तमाम तरीके के प्रयास किए गए कि कांग्रेस पार्टी अपना ये कार्यक्रम ना कर पाए। दोस्तों ऐसे में नाराजगी के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से ये नारेबाजी की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपना गिरफ्तारी भी दिया है, जिसके बाद थोड़ी देर तक गिरफ्तार करने के बाद उनको छोड़ दिया गया पुलिस के द्वारा। दोस्तों ऐसे में एक बात तो तय है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी आर पार के मूड में है, या तो भाजपा के खिलाफ है या भाजपा के साथ में है। केवल दो ही तरीके के नेता अब कांग्रेस पार्टी में एग्जिस्ट करेंगे, और जो भाजपा के साथ में है वो कांग्रेस पार्टी से बाहर जाएगा, और जो बीजेपी के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखता है वो कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये सही तरीका है एक लड़ाकू, जुझारू और कट्टर कांग्रेस पार्टी के नेता को सबके सामने रखने का, सबके साथ आगे बढ़ाने का, और जो लोग भाजपा पर बोलने से हिचकिचाते हैं उनको साइडलाइन करने का, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी के करीबी जीतू पटवारी पार्टी को सत्ता में लेकर आएंगे दोस्तों, और दिग्विजय सिंह के आशीर्वाद से जरूर राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी एक नए और युवा मुख्यमंत्री के साथ अगले चुनाव में सामने आएगी, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। वहीं पर एनडीए वालों को अब तक लग रहा था कि बिहार के अंदर जाएंगे और मुस्लिम इलाकों में जाकर वोट मांग लेंगे तो मुस्लिम समाज के लोग थोड़ा विरोध करेंगे, उनको समझा लेंगे तो वो मान जाएंगे, लेकिन मामला अब एकदम उल्टा पड़ गया है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के अंदर गया जिला के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के करीबी और विधायक मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव प्रचार करने के लिए गए। दोस्तों यहाँ पर 5 गांव में मुसलमानों से वोट की अपील करने गए। दोस्तों पांचों के पांचों गांव से उनको भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया, बोला यहाँ दिखाई मत देना। वक्फ कानून के खिलाफ आपने समर्थन में वोट डाला था, इसलिए जनता दल यूनाइटेड का एक समर्थक हमारे गांव में दिखाई नहीं देना चाहिए। मुस्लिम समाज के लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम लोगों में गहरा असंतोष है और आप लोगों को यहाँ पर आने भी नहीं दिया जाएगा, गांव में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि वक्फ कानून के साथ साथ मदरसा, कब्रिस्तान, खानकाहों को लेकर आपकी सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है। जेडीयू के नेता मनोरमा देवी के बेटे को लग रहा था कि जनता के बीच में जाएंगे और जनता सपोर्ट कर देगी, लेकिन अब वो दिन लद गए दोस्तों। जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ एक मुस्लिम समाज का बड़ा वोट बैंक एकजुट होकर विपक्ष के साथ खड़ा नजर आता है। अगर आप भी मानते हैं कि ये बिहार में इतिहास बनाने वाली खबर है दोस्तों, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइए, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग अब जब तक नीतीश कुमार को असली आईना नहीं दिखाएंगे तब तक मानेंगे नहीं। सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में हत्या की घटना को लेकर सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों पर निशाना साधते हुए देश का क्राइम कैपिटल बना दिया है बिहार को। यह बयान देते हुए उन्होंने कहा कि इस ठग बंधन ने पूरे बिहार को क्राइम कैपिटल बनाकर छोड़ दिया है। पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के मामले को लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने डबल इंजन की भाजपा सरकार के खिलाफ निशाना साधा है। दोस्तों इसी के साथ में राजनीति मत करो नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन के नेता फिर दावा करते हैं कि उनको जान से मारने की धमकी मिली है। दोस्तों सवाल यह है कि उनको आखिर जान से मारने की धमकी दे कौन रहा है। कभी कहते हैं कि फोन करके लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की ओर से धमकी दी गई है, कभी कहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से धमकी दी गई है। क्या आप इसे एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर देखते हैं कि मीडिया में बने रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या फिर सचमुच में इनको धमकी दी जा रही है? दोस्तों एक बड़ा सवाल तो रहेगा ही, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की शक्तियां बिहार के अंदर कमजोर होती चली जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा को मीडिया फुटेज भी नहीं मिल रहा, और कुछ दिन पहले जो उन्होंने आरोप लगाया था दोस्तों, जांच पड़ताल करने के बाद उनकी पार्टी का ही नेता इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ मिला था। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र के चौबेपुर थाना क्षेत्र के छितौना में राजभर और क्षत्रिय समाज के बीच में मारपीट की खबर सामने आ रही है दोस्तों, जिसने राजनीतिक रूप ले लिया है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के खिलाफ उनके ही पार्टी के नेता मुखर हो गए हैं और जबरदस्त नारेबाजी की गई है दोस्तों। थाना परिसर में करनी सेना समेत चिराई गांव ब्लॉक के प्रमुख अभिषेक सिंह चंचल और कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन राकेश सिंह भी मौजूद रहे, और पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया और दावा किया गया कि राजभर समाज से आने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि अनिल राजभर ने कार्रवाई करने से थाने के लोगों को रोका हुआ है, यानी पुलिस अधिकारियों पर सीधा कंट्रोल सरकार के लोगों का है। क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष भूपेंद्र प्रताप सिंह ने चेताया है कि संजय सिंह की तरफ से जल्द मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो फिर जिला मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान नारे भी जमकर लगाए गए। करनी सेना के जिला अध्यक्ष आलोक सिंह ने आरोप लगाया कि कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर एक तरफा कार्रवाई करवा रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों जातिवादी आपसी लड़ाई को लेकर यह बड़ा मामला है, और ऐसे में प्रदेश के अंदर जो पार्टियां आपस में लड़ रही है वो अमूमन बीजेपी के सपोर्टर बताए जाते हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से लड़ते रहे तो खटास और ज्यादा बढ़ेगी और आने वाले 27 के चुनाव में सारी हकीकत परत दर परत खुलकर सबके सामने आ जाएगी। दोस्तों इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने एक और बड़े घोटाले का दावा किया है दोस्तों। कांग्रेस ने बताया कि जैन स्ट्रीट नाम की एक कंपनी है जो भारत के अंदर लोगों से पैसा वसूलती है और सरकार ने इसकी अनुमति दी। जैन स्ट्रीट नाम की अवैध कंपनी अवैध मुनाफा करके अमेरिका वापस लौट गई। दरअसल दोस्तों जैन स्ट्रीट नाम की कंपनी ने 44,000 करोड़ रुपए अवैध मुनाफा भारत से कमाया और वो बाहर विदेश चला गया। जैन स्ट्रीट ने 44,000 करोड़ रुपए अवैध रूप से कमाए और सेबी को 4 साल लगे अपनी आंख खोलने में। नींद से जगने के लिए कंपनी के बैन में 5 महीने लग गए और उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस ने पूछा है दोस्तों। आपको बता दें कि आगे पूछा गया कि ईडी
सीबीआई आईटी जैसे एजेंसियों को भनक क्यों नहीं लगी। देश को शेयर मार्केट का टिप्स देने वाले नरेंद्र मोदी अमित शाह को इस बारे में क्या कोई जानकारी थी, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आगे जब जैन स्ट्रीट अवैध मुनाफा देश से बाहर भेज रही थी तब उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। हिंदुस्तान में जो नाजायज पैसा बाहर भेजा गया उसे वापस कैसे लेकर आया जाएगा। इस पूरे दौर में सिर्फ एक नाम सामने आता है और वो है माधवीपुरी बुच का, जिसके कार्यकाल में घोटाला हो रहा है। इस दौरान माधवीपुरी बुच ने खुद की आंखों पर पट्टी बांध रखी है, साथ ही पूरे तंत्र को अंधा कर दिया है। सवाल यह है कि सेबी का ये काम वो विदेश में किसके लिए है और नरेंद्र मोदी अमित शाह इस पर खामोश क्यों है। अच्छा दोस्तों, बिहार में महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू की गई है, जिस डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर लगातार तेजस्वी यादव और विपक्ष के लोग सवाल खड़ा कर रहे थे दोस्तों। उसको अधूरे फॉर्म में लागू किया गया है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। बिहार की बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। पहले दूसरे राज्यों की महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ मिलता था, अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को बीते दिन यह फैसला लिया गया है। 243 एजेंडों पर मुहर लगाते हुए नीतीश कुमार की ओर से 35% रिजर्वेशन और डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए बोला जा रहा है। महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं को नौकरी दिलवाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लखनऊ के अंदर एक आम पार्टी का आयोजन किया गया था सरकार के द्वारा। वहां पर जमकर लूट मची थी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा था। अब मेरठ जिले के अंदर पावली खास में रालोद ने एक मैंगो पार्टी का आयोजन किया था दोस्तों। रालोद के प्रदेश संयोजक सुनील रोहटा ने अपने बाग से इस मैंगो पार्टी का आयोजन किया था दोस्तों, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी जैसे नेताओं को बुलाया गया था, मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया गया था दोस्तों। और जयंत चौधरी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, जिसकी जानकारी लगते ही रालोद के प्रदेश संयोजक और मीडिया प्रभारी सुनील रोहटा ने अपने बाग के मैंगो पार्टी का आयोजन किया था दोस्तों। और इसके बाद जब कार्यक्रम में कई सारे नेता शामिल हुए, उसके बाद समर्थकों ने शिष्टाचार को ताक पर रखकर आमों पर धावा बोल दिया दोस्तों। देखते ही देखते मैंगो पार्टी में आम की लूट मच गई और कार्यकर्ता जेब में भर भर के आम लेकर चले गए दोस्तों। यहाँ पर भी अफरा तफरी देखने को मिली है। इससे पहले लखनऊ के अंदर भी ऐसा ही मामला सामने आया था। इसी के साथ में नॉर्वे की एम्बेसडर ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की है दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारत के अंदर जो नॉर्वे की एम्बेसडर है, राजदूत है दोस्तों, उनका द्वारा ये मुलाकात करना कहीं ना कहीं बीजेपी वालों को सही नहीं लग रहा। भाजपा के लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। जरूर बिहार के इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए विदेशी ताकतें काम कर रही है। अमेरिका के एजेंट के तौर पर नॉर्वे की राजदूत प्रशांत किशोर से मुलाकात करने के लिए गई है। इस तरीके के और भी कई बड़े दावे हैं दोस्तों। हालांकि इन दावों के बारे में कुछ सच्चाई तो समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर को लेकर सवाल खड़ा होना चाहिए। और वैसे भी प्रशांत किशोर जब तक ये नहीं बताएंगे कि उनके पास पैसा कहां से आ रहा है, तो सवाल तो लोगों के मन में होगा दोस्तों कि क्या बीजेपी को जितवाने के लिए वो बिहार में आकर विपक्ष के वोट को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर के द्वारा बोलना कि मेरे को पैसे वे लोग दे रहे हैं जिनके लिए मैंने काम किया था, ये एक अपने आप में बड़े शंका को जन्म देता है और कोई उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकता जो अपने पैसे का स्रोत बताने को तैयार नहीं है दोस्तों। जब पैसा कहां से आ रहा है ये नहीं बता पा रहे, तो फिर सरकार अगर गलती से बन गई तो पैसा कहां जाएगा इस बारे में भी नहीं बताएंगे। क्योंकि अगर कोई पैसा देता है तो वो गिव एंड टेक वाला रिलेशन होता है। अगर उसने पैसे लगाए हैं प्रशांत किशोर पर, तो बिहार को लूटकर वो पैसा वसूलने की भी तैयारी चल रही होगी। इसीलिए प्रशांत किशोर जब तक ये नहीं बताएंगे कि पैसा कहां से मिल रहा है और सबूत नहीं देंगे, तब तक प्रशांत किशोर पर भरोसा कर पाना असंभव है दोस्तों। और वैसे भी इंडिया गठबंधन की पार्टियां इस बार अपनी ताकत का एहसास करवा रही है। शायद इसीलिए प्रशांत किशोर को जानबूझकर पूरे चर्चा में घुसाया गया है, घुसेड़ा जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है। साथ साथ पिछले 11 सालों से मोदी सरकार ने प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर कब्जा करने का हर संभव प्रयास किया है। जेएनयू हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी, और अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी TISS पर हमला किया जा रहा है। जुलाई 2023 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC ने TISS पर कब्जा कर लिया और स्वतंत्र रूप से जो पहले चलता था उसे अपने हाथ में ले लिया, कंट्रोल कर लिया। इस आधार पर कि संस्थान के अधिकांश फंड तो केंद्र सरकार से जाता है। उसके बाद 2 साल के बाद शिक्षा मंत्रालय पूर्वकालिक कुलपति नियुक्त करने में विफल रहा दोस्तों। यानी जो वाइस चांसलर चुने जाते हैं, सरकार वाइस चांसलर चुनती है ताकि यूनिवर्सिटी के प्रशासन को सही से चलाया जा सके। लगभग 2 साल तक पूर्णकालिक कुलपति यानी वाइस चांसलर को नहीं चुन पाए दोस्तों। दिसंबर 2024 में इस पद के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हुआ और उसके बाद 7 महीने तक भी और ज्यादा बीत गए दोस्तों, लेकिन अभी तक वाइस चांसलर नहीं चुना गया है। तो एक तरीके से अच्छे खासे यूनिवर्सिटी जो चल रहा था उसमें सरकार ने अपनी नाक घुसाने की कोशिश की दोस्तों। और उसके बाद इन्हें वाइस चांसलर चुनने में इतनी दिक्कत हो रही है दोस्तों कि लगभग 2.5 साल बीत गए हैं, अभी तक कोई नया वाइस चांसलर नहीं बना है। साथ साथ दोस्तों सोशल मीडिया हैंडल एक्स यानी एलन मस्क की कंपनी ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी राइटर्स के कई सारे अकाउंट को भारत के अंदर बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो इसके पीछे कारण यह था कि मोदी सरकार की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को बोला गया था कि आप एक्शन लीजिए। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने मजबूरी में रॉयटर्स नाम की कंपनी को उनके पेज को सस्पेंड कर दिया दोस्तों। ये जानकारी देते
देते हुए एक्स ने कहा कि न्यूज एजेंसी राइटर्स का एक्स अकाउंट भारत के सरकार के कहने के बाद ब्लॉक किया गया था। ऐसा नहीं है कि एक्स के द्वारा खुद से ब्लॉक किया गया हो। और अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को लेकर भी जबरदस्त तैयारियां चल रही है दोस्तों। वहीं पर महाराष्ट्र के अंदर मराठी को लेकर, मराठी भाषा को लेकर जारी विवाद ठाणे के अंदर भयंकर पहुंची, जहां पर एमएनएस ने प्रदर्शन किया। इस बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और स्थानीय विधायक प्रताप बाबूराव सरनाइक भी वहां पर पहुंचे और एमएनएस के कार्यकर्ता भड़क गए और उनको देखने के बाद प्रोटेस्ट करने लगे दोस्तों। इससे पहले मंगलवार को सुबह पुलिस ने एमएनएस के ठाणे पालघर के प्रमुख अविनाश जाधव समेत कई और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था दोस्तों। घमासान अभी भी लगातार जारी है, थमने का कोई नामो निशान नहीं है दोस्तों। इसी के साथ में निशिकांत दुबे के द्वारा एमएनएस के नेता राज ठाकरे को लेकर यह बयान देना कि यूपी बिहार आओ, तुमको पटक पटक कर जमकर पीटेंगे, तो इस पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट दुबे के बयान पर चुप है। फडणवीस किस तरीके के मुख्यमंत्री है और एकनाथ शिंदे जो खुद को असली शिवसेना का नेता बताते हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो वो इस्तीफा दे दे। दरअसल दोस्तों एमएनएस के नेता राज ठाकरे के खिलाफ किए गए बयानबाजी को लेकर काफी दबाव बनाया गया, तब जाकर देवेंद्र फडणवीस के द्वारा बयान आया दोस्तों। देवेंद्र फडणवीस ने निशिकांत दुबे के बयान को लेकर कहा कि निशिकांत दुबे ने किसी एक समाज को लेकर टारगेट करते हुए कोई बयान नहीं दिया, उन्होंने एमएनएस के नेताओं को लेकर बयान दिया था। ऐसे में दोस्तों जो शब्द यूज किया गया और पीटने की बातें बोली गई, उसे लेकर अब निशिकांत दुबे जहां पर एक और बैकफुट पर है दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी महाराष्ट्र मुंबई के अंदर कोई बयान नहीं दे पा रहे दोस्तों। या तो अपने पार्टी के नेता के साथ खड़ा होना पड़ेगा या फिर स्थानीय राजनीति में चेहरा चमकाना पड़ेगा। जो भी है दोनों केस में बीजेपी बैकफुट पर है दोस्तों। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने संसदीय समिति को लिखित राय दी है दोस्तों और चुनाव आयोग की शक्तियों को लेकर चिंता जाहिर की है। दरअसल डीवाई चंद्रचूड़ जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का समर्थन करते हुए संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, यह बयान देते हुए कहा कि प्रस्तावित बिल में चुनाव आयोग को दी जाने वाली शक्तियों को लेकर चिंता जरूर जाहिर की जानी चाहिए। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ाने या घटाने की शक्ति मिल सकती है, उन परिस्थितियों को परिभाषित किया जाना चाहिए। और ईसीआई इस वक्त इसी उम्मीद में बैठी है कि पूरे देश भर के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाए। हालांकि इसका विरोध विपक्ष कर रहा है दोस्तों। वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकली भारत के अंदर पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो बयान पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का आया है दोस्तों, ये बयान अब उन्होंने दिया है जब उनके बंगला खाली नहीं करने को लेकर लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर इतने दिन हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट से हटे हुए, इसके बावजूद उन्होंने अपना बंगला क्यों नहीं खाली किया। तो शायद अपनी इमेज चमकाने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं दोस्तों। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। लेकिन सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सरकारी बंगला छोड़ना चाहिए, तब जाकर माना जाएगा कि इनकी बातों में कुछ सच्चाई है दोस्तों। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड के अंदर तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने निवास के अंदर करोड़ों रुपए खर्च करके स्विमिंग पूल बनाया है, ठंडा गर्म सब तरीके का पानी रहता है। ऐसा ही आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाया गया था दोस्तों। यानी अरविंद केजरीवाल पर शीश महल बनाने का आरोप लगाया गया था। एक बार आप दर्शन कीजिए, यह है बीजेपी के नेता पुष्कर सिंह धामी का स्विमिंग पूल दोस्तों। और जो उनके बंगले की पुरानी वीडियो है उसमें भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का एक बंगला है जिसमें रहते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। लेकिन भाजपाइयों को दर्द तभी होता है जब कोई विपक्ष का नेता, इंडिया गठबंधन का नेता किसी रूम में रहने लगे, किसी सरकारी आवास में रहने लगे, उसे शीश महल तुरंत बता दिया जाता है। लेकिन जो बीजेपी के नेता रंग महल शीश महल से बढ़कर कोई आलीशान बंगले में रह रहे हैं, आलीशान घर में रह रहे हैं, तो उस पर कोई चर्चा करवाने को तैयार नहीं है। साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार कावड़ रूट के होटल ढाबों पर क्यूआर कोड लगवा रही है दोस्तों। शराब की दुकानें ढकी जाएंगी और एक लेन पर सिर्फ कांवरिये चलेंगे। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन यानी एफएसडीए ने क्यूआर कोड लगाना मैंडेटरी कर दिया है दोस्तों। क्यूआर कोड फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप से जुड़ा होगा, जिसे स्कैन करके ढाबे का रजिस्ट्रेशन नंबर, मालिक का नाम, पता और मेन्यू की जानकारी मिल सकेगी। एफएसडीए विभाग की विशेष सचिव और अपर आयुक्त रेखा एस चौहान ने कहा है कि सभी कावड़ रूट पर विशेष अभियान शुरू किया गया है। हम सभी रेस्टोरेंट पर खाने पीने की ठेला गाड़ियों में सेफ्टी ऐप कनेक्ट स्टिकर चिपका रहे हैं, जिससे रेस्टोरेंट के मालिकों को अपने प्रोडक्ट्स की रेट लिस्ट लगाने का भी निर्देश दिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों सरकार कावड़ रूट को लेकर कई सारे और भी फैसले ले रही है दोस्तों। हालांकि कई बार कावड़ रूट में बवाल देखने को मिला, बल्कि बीते दिन एक खबर सामने आती है जहां पर एक होटल वाले पर आरोप लगाया गया कि उसने प्याज से खाना बनाया है, यानी प्याज का इस्तेमाल करके खाना बनाया है, जो कई सारे कावड़ यात्रियों के लिए वर्जित है दोस्तों। और इसके बाद उन्होंने धर्म भ्रष्ट होने का आरोप लगाते हुए होटल के अंदर तोड़फोड़ की है। और ऐसे कई मामले सामने आते हैं तोड़फोड़ गुंडागर्दी से जुड़े हुए। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि प्रशासन के लोगों को कावड़ियों की सिक्योरिटी के साथ साथ उपद्रव मचाने वाले लोगों से भी आम जनता को बचाने का प्रयास करना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। साथ साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चैलेंज कर रहे थे केटीआर। दरअसल केसीआर के बेटे केटीआर ने कहा कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूं, 72 घंटे का नोटिस मैंने उनको दिया था कि आप आओ, आपके साथ में किसानों के मुद्दे पर बहस करने को तैयार हूं। प्रेस क्लब हैदराबाद के अंदर उन्होंने डिबेट का आयोजन किया था दोस्तों। और
कुर्सी बगल में लगाई थी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की। दोस्तों हालांकि रेवंत रेड्डी नहीं आए, ये आरोप लगाते हुए केटीआर ने कहा कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वो मेरे साथ आकर किसानों के हालत को लेकर चर्चा करें। हालांकि दोस्तों अभी तो चर्चा करने का कोई औचित्य भी नहीं है, इलेक्शन का दौर भी नहीं है जो अपनी अपनी पॉलिसी जनता को बताई जाए। कांग्रेस पार्टी को 5 साल काम करने का मौका मिलना चाहिए, उसके बाद रेवंत रेड्डी और केटीआर आपस में किसानों की हालत को लेकर बहस कर सकते हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी को जब जनता ने 5 साल का टाइम दिया है तो 5 साल में किसानों के लिए और आम जनता की भलाई के लिए रेवंत रेड्डी को काम करने देना चाहिए। बीच में बहस में बुलाने का चैलेंज करना ही अपने आप में एकदम बोगस है। आपकी क्या राय है दोस्तों? केटीआर के बारे में लिखकर जरूर बताएगा। जो केटीआर बीजेपी के साथ में जाने को लेकर इतने ज्यादा उत्साहित थे कि उनकी बहन के कविता को आना पड़ा पार्टी को बचाने के लिए, वो कांग्रेस के नेता को ज्ञान दे रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे भी पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।